राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने गंगौली के बेहद आम जनजीवन के ऊपर चर्चा करते हुए ये जाना कि किस तरीके से पूरे गंगौली में ये बात मशहूर थी कि शब्बू मियाँ और बशीर मियाँ के लड़के तो ख्वामखा ही जवान हो रहे हैं, बहुत बुड़बक हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बाकी लड़कों की तरह लड़कियों को देखकर मंचले नहीं होते थे, इसलिए इनके बारे में ये कहावतें मशहूर थी। और साथ ही जाना सैफुनिया, सद्दन और तन्नू के लव ट्रायंगल के बारे में, किस तरीके से सैफुनिया द्वारा बेहद हिकारत भरी नजरों से रिजेक्ट किया जाता है तनु को, और फिर सद्दन भी किस तरह हिकारत भरी नजरों से तनु को देखता है, जिससे तिल मिलाकर तनु जो है घर से भाग जाता है और अपनी उम्र 1 साल ज्यादा बताकर फौज में भर्ती हो जाता है। ये राज जो है 8 की मजलिस पर जाकर खुलती है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एक आध लाइन पीछे से लेती हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इसीलिए जब मजलिस के फर्श पर सद्दन की तरफ देखकर सद्दन मुस्कुराया तो तन्नू के बदन में एक तनाव आ गया। वह उसी शाम यूसुफपुर भाग गया और अपनी उम्र 1 साल ज्यादा बताकर फौज में भर्ती हो गया। यह खबर गंगौली में 8 मुहर्रम को आई, जब 8 के गश्त पर में मातम करने के लिए यूसुफपुर के सुन्नी मातमियों का एक दस्ता आया। यह बात सैफुनिया को भी नहीं मालूम थी कि तन्नू सिर्फ उसकी वजह से फौज में भर्ती हुआ है। अकबरी बीबी ने 8 का मिंबर माना था कि अगर तन्नू खैरियत से वापस आ गया तो वह मिंबर भरेंगी, और शब्बू मियाँ ने वह जनानी मजलिस में अली अकबर की शहादत का हाल कुछ इस तरह बयां किया कि औरतें देर तक सीना पीट पीट कर रोती रहीं। रब्बन बी ने अपने करीब की दीवार को दूर तक नम कर दिया और नईमा बी ने जो 2 हत्थड़ मारा तो उलादान उलट गया और फर्श पर दूर तक पीक फैल गई। तू सठिया गई हो का? अकबरी बी ने नईमा को घुड़का। कौनों में जान के गिराए हो? नईमा बी ने कहा। अरे मौला, तू जवान बिटवा की लशिया कैसे उठायो? अकबरी बी ने बैन करना शुरू कर दिया। तो मतलब बीच बीच में मुहर्रम के समय मातम करने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता था औरतों का। शब्बू मियाँ मजलिस खत्म करके चले गए, लेकिन औरतें देर तक रोती रहीं, यहां तक कि कुबरा के दांत लग गए और फिर जो मातम हुआ वह गंगौली में यादगार बन गया। मजलिस के बाद लड़कियां तन्हा गोशों में अपने कुर्ते उलट पुलट कर अपनी छातियां देखने लगीं, जिन पर खून जम जाने से स्याह धब्बे पड़ गए थे। मतलब पुरुषों के साथ साथ औरतें भी इतनी तेज तेज अपनी छातियां पीटती थीं कि खून जम जाया करता था। अली की बेटी बनू फातिमा की शुरुआत का मुजाहरा कर रही थी और उन्हें मोहम्मद को पास बिठाए समझा रही थी कि देखो बेटा, तुम जाफर और अली मुर्तजा की यादगार हो। कल जिहाद में सबकत करना, और अगर तुमने दरिया की तरफ देख भी लिया तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी। तो ये मुस्लिम फेथ जो हैं वो मुझे बहुत ज्यादा उनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीजों को जस का तस पढ़ रही हूं। बाकी जो इन सब चीजों की नॉलेज रखते हैं वो मेरा भी मार्गदर्शन समय समय पर करते रहें कमेंट सेक्शन में। शब्बू मियाँ की हदीस खाने की आवाज से इमाम बाड़ा गूंज रहा था। रोआ रोआ आंख बन गया था और ऐसा मालूम होता था कि दक्षिण पट्टी आंसुओं के सैलाब में बह जाएगी। दरवाजे के पास खड़ी हुई हर औरत थोड़ी देर के लिए जैनब बन गई थी। सब करबला में थी और अपने अपने बेटों को हुसैन पर कुर्बान करने का मशवरा दे रही थी। अरे मौला, मैं ना रही हुआ नहीं था, मैं हूं अपने अब्बास को कुर्बान कर रखी हूं। कुबरा बैन कर रही थी, मगर उसकी शख्सियत का एक हिस्सा डर रहा था कि कहीं अब्बास भी तन्नू की तरह भागकर फौज में भर्ती न हो जाए। तो धार्मिक आडंबर कितने ज्यादा होते हैं, धर्म के नाम पर कितना दिखावा होता है, मन में कुछ और है और एक्टिंग किसी और चीज की जा रही है। गया अहिर मजलिस के इन हंगामों से जरा हटकर गुसल खाने के दरवाजे पर बैठकर लौंडों को गलिया गलिया कर चुप करवा रहा था। बड़ा सुफेद फरहरा हवा में लहरा रहा था। फरहरा कई जगह से फट गया था और गया सोच रहा था कि इस जंग ने तो मुहर्रम की रौनक ही छीन ली है, वरना भला बड़े फाटक पर फटा हुआ फरहरा लग सकता था। वापस जाते हुए मौलवी बेदार को देखकर वह खड़ा हो गया। जेल से आने के बाद
मौलवी बेदार से पहली बार उसका सामना हो रहा था। फौजदारी की बात और थी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गया अहिर की लाठी से ही मौलवी बेदार जो है वो घायल हुए थे और गया अहिर को भी जेल हो गई थी इसी मामले को लेकर। अगर फौजदारी फिर होगी तो वह फिर मौलवी साहब पर वार करने से नहीं चूकेगा। मगर मौलवी साहब आखिर जमींदार थे। गया ने उन्हें झुककर और माथे पर हाथ ले जाकर सलाम किया। तो लोग कायदा भी खूब निभाते थे कि जब फौजदारी होगी और लड़ाई की नौबत आएगी तो वार करने से नहीं चूकेंगे, लेकिन जब लड़ाई नहीं हो रही है तो अपना जो डेली रूटीन है उसको ब्रेक नहीं करना है। कैसा है रे? मौलवी साहब ने पूछा। गया ने दांत निकाल दिए। ठीक बाणी मेरे साहब, मतलब बहुत बड़ी स्माइल। मौलवी साहब फाटक से बाहर निकल आए। अंदर तबर्रुक की तकसीम का हंगामा मचा हुआ था। वाजिद मियां लौंडों को फर्राटे से मां बहन की कई कई गालियां और एक एक हिस्सा तकसीम कर रहे थे। रात अच्छी खासी सर्द थी। मौलवी बेदार ने दुलाई को अच्छी तरह लपेट लिया था। दुलाई मतलब वो जो बड़ी सी दुशाला होती है, शॉल, जेंट्स शॉल जिसको कहते हैं, लोई। गली वीरान थी। आवारा कुत्ते भी कहीं दुपक कर बैठ गए थे। जुलाहों के मकानों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गहरा अंधेरा था। मौलवी साहब ने सोचा कि फुन्नन मियाँ के पिछवाड़े से निकल जाएंगे, लेकिन इधर की जमीन जरा ऊबड़ खाबड़ थी। उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। इत्तेफाक से सैफुनिया सेनी में हिस्सा लिए हुसैन अली मियाँ के यहाँ से फुन्नन मियाँ की तरफ आ रही थी। उसने सेनी को जमीन पर रखकर मौलवी साहब को सहारा दिया। रात एकाएक इतनी गर्म हो गई कि मौलवी साहब को पसीना आ गया। मां के इंतकाल के बाद तो खैर नहीं, मगर आसिया के बड़े हो जाने के बाद से मौलवी साहब ने पहली बार एक औरत के बदन की हरारत महसूस की थी। और औरत भी कौन? सैफुनिया, जो एक दहकती हुई अंगीठी से कम न थी। उनका बदन कांपने लगा। हमें घर पहुंचा दे, मौलवी बेदार ने कहा। सैफुनिया को भला क्या इतराज हो सकता था, क्योंकि गांव की औरतें मौलवी साहब का शुमार मर्दों में करती ही नहीं थीं। जैसे महापुरुष होते हैं उस तरीके से औरतें जो हैं उनको देखा करती थीं कि ये मौलवी हैं और पाक साफ हैं। वह सीनी को सर पर रखकर दूसरे हाथ से उन्हें सहारा देने लगी। कुलसूम ने जब देखा तो मौलवी साहब का हाथ सैफुनिया के कंधे पर था और वे पिछवाड़े वाली खिड़की से अपने घर में दाखिल हो रहे थे। कुलसूम चमकी। बेदार भैया, आप सठिया गए हैं का? इहो ना सोची है कि आज शबे अशरा है। तो ये शबे अशरा क्या है ये भी मैं नहीं समझ पाई हूं। गूगल पे भी मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे इस बाबत कुछ मिला नहीं। मौलाना पर घड़ों पानी पड़ गया और सैफुनिया की समझ में भी ये बात आ गई कि बात का बतंगड़ कैसे बनता है। कोई बात हो या ना हो, लेकिन लोग जो है राई का पहाड़ या तिल का ताड़ बनाने से बाज नहीं आते हैं। उसने मौलाना को एक झटके से यूं छोड़ा कि वे लड़खड़ा गए, लेकिन वह उनकी तरफ देखे बिना कूल्हे मटकाती सेनी संभाले फुन्नन मियाँ के घर की तरफ चल पड़ी। कुलसूम ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि दूसरी जवान लड़की रुकैये मौजूद थी। सैफुनिया ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन कुलसूम ने उसे घुड़क दिया। वह सिर भारी का पाव भर चावल लेकर चली गई। तो यहाँ सिर भारी जो है उसके लिए नीचे फुटनोट में गिवन है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। नायने या नौकरानियां जब हिस्सा बांटने निकलती हैं तो हिस्सा लेने वाला हिस्सा ले आने की मजदूरी सी देता है, उसे सिर भारी कहते हैं। मतलब सिर पर जो फलों का या किसी भी चीज का टोकरा लाद कर वे दूसरों के घरों तक पहुंचाती हैं, तो उसके बदले में जो उन्हें मजदूरी मिलती है उसे सिर भारी कहते हैं। और कुलसुम फुन्नन मियाँ की राह देखने लगी, मगर फुन्नन मियाँ को तो खबर ही नहीं थी कि किस्सा क्या है। वे अशरफुल्ला खां के साथ बात करते हुए सलीमपुर की तरफ चले गए। असल में खां साहब उनसे कुछ खास बातें करना चाहते थे। किस्सा यह था कि उनके नवासे खैरू के जाने के कोई 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी एक नौकरानी गुल बहरी हामिला है। उसने खैरू का नाम लिया तो खां साहब ने उसे मार पीट कर निकाल दिया। ये खबर हकीम अली कबीर को मिली तो उन्होंने बारिकपुर के ठाकुर साहब से कहकर उसको उनके एक कारिंदे के घर डलवा दिया। और जब उस हरामजादी ने
नानो नुफके का दावा किया था। वह कहती है कि खैरू ने उससे निकाह किया था और ठाकुर हर नारायण प्रसाद भी उसी का साथ दे रहे हैं। खान साहब ने कहा, ये तो कौन हैरान की बात ना है। फुन्नन मियां ने कहा, ठाकुर हर नारायण प्रसाद से ता हमें भी समझे को है। तो यही ठाकुर हर नारायण प्रसाद ये वही थानेदार थे जिनकी वजह से फुन्नन मियां को जो है वो सजा होती है। और सुना है कि बारिकपुर वाले ठाकुर कुंवर पाल सिंह बहुत बहादुर हो गए हैं। झिंगुरिया हमारा मुंह देख के चुप हो गया, नहीं तो डंडा कर देता। मगर इस मामले में क्या किया जाए, लड़का तो खैरू का ही है। अरे तो ऐसे कौन सा होता है, लड़का है तो हुआ करे, आप फिक्र मत करिए, ना रहिए बांस ना बजिए बांसुरी। फुन्नन जब वापस आए तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि कुलसूम जाग रही है और उससे सुफैनिया और मौलवी बेदार की बात सुनकर वे सन्नाटे में आ गए। वो कौनो काबिलो हैं कि सैफुनिया को घरे में ले जाते रहे। अब ई हम कहाँ जाने, कुलसुम बोली, कौनो हम उन्होंने देखा है, बाकी हम जौन देखा तौन बता दिया। अच्छा ए मुमताज, फुन्नन मियां ने बड़े लड़के को पुकारा जो गहरी नींद सो रहा था। कई आवाजों के बाद वह जगा। तब फुन्नन मियां ने कहा, तनी रहीमवा को बुला लहियो। मुमताज कसमसाता हुआ उठा। लिहाफ हटाते ही सर्दी की लहर से वे कंपकपा गया। यही बखत जाए, वे मिमियाया। दिन भर खुद से लकड़ाते फिरी हो और तनी कोई काम होए है ते एह बखत ओही बखत कर लगी हो, कुलसूम बोली। मुमताज ने सिपाहियों वाला एक पुराना ओवरकोट कंधे पर डाल लिया जो खास इन्हीं मौकों के लिए घर में ना जाने कब से रखा हुआ था। यह बात फुन्नन मियां के सिवाय किसी को मालूम नहीं थी कि वह कोट कहां से आया था। दिवाली के एक जुए में उन्होंने वह कोट एक हवलदार से जीता था। रहीम हज्जाम के आने तक फुन्नन मियां टहलते रहे। उन्हें ख्याल भी नहीं था कि दक्षिण पट्टी वालों से इंतकाम लेने की सूरत इतनी जल्द निकल आएगी। चुनाचे मुहर्रम के बाद ही हज्जामों की पंचायत बैठ गई। रहीम खड़ा हुआ। तो मतलब गांव देहात में मुकदमे जो हैं वो चलते रहते हैं और लोग जो हैं तिल का ताड़ बनाकर भी किसी ना किसी सूरत को निकाल लेते हैं मुकदमे की। रहीम खड़ा हुआ। हम पंचन से खाली एक ठौ बात पूछे खड़े भय कि आखिर हमनों की कौनो इज्जत बाय के ना बाय। उसने सारी राम कथा सुना डाली। पंच लोग गर्दन नहोड़ाए सुनते रहे। मसला जरा पेचीदा था क्योंकि पंच लोगों को एक बात मालूम थी कि हमनों की कौनो इज्जत ना बाय। इज्जत तो सिर्फ जमींदार की होती है और वह माई बाप होता है। लेकिन जाहिर है कि पंच लोग ये कह नहीं सकते थे और जब बिरादरी के टाट पर यह सवाल उठ जाए तो पंच लोगों को कोई ना कोई फैसला देना ही था। सोचे के बात ई है। चौधरी ने बहुत गौर करने के बाद बीड़ी के टुर्रे को एक तरफ फेंकते हुए कहा कि एहन हालत में करे के चाहिए कि मौलवी साहब बारात लेके आवे और सैफुनिया को विदा करा ले जाएं। रहीम ने कहा। बाकी ई कैसे हुई? चौधरी ने कहा। ई काहे ना हुई? रहीम बिगड़ गया। का हमार बेटी ना बाए? ये भला कौन कह सकता था कि रहीम की बेटी नहीं है। सन्नाटा छा गया। चौधरी को बहुत सी बातें सोचनी थी। उन खेतों के बारे में सोचना था जो जमींदार से मिले हुए थे। बेदार साहब मौलवी जरूर थे लेकिन वे जमींदार भी थे। खुद चौधरी की जोत में जो खेत थे वे मौलवी बेदार के दिए हुए थे। उसके चचा के पास हकीम साहब की जमीन थी। उसका दामाद हुसैन अली मियां का माफीदार था। जिन जमीनों पर उनके कच्चे मकान थे वे जमींदारों की दी हुई थीं। चुनाचे एक तरफ बेटी का मामला था और एक तरफ जमीनों के घरों का। जाहिर है फैसला बहुत मुश्किल था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस उपन्यास में कि दक्षिण पट्टी वाले लोग जो है वो जमींदारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे थे और उत्तर पट्टी वाले जो है वो नौकरियों में पेशे दर पेशे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। बनारस शहर से आया हुआ अब्दुल अलीम रेशमी तहबंद पर अधड्डी का कुर्ता पहने हुए, कुर्ते पर एक शॉल ओढ़े एक तरफ बैठा कैंची सिगरेट पी रहा था। वह रहीम के एक दूर
के रिश्तेदार का लड़का था, मेहमान आया हुआ था। चुनाचे रहीम ने आखिरी वार किया। पाहुन के सामने हमारी नाक कट गई। यह सुनकर पाहुन ने चुटकी से सिगरेट की राख झाड़ी। कुछ हमहू कहे चाहे हैं, उसने कहा। जाहिर है कि मेहमान की जुबान कौन रोक सकता था। मेहमान को बोलने का मौका मिल गया। वह पंडित नेहरू, सुभाष बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीरें सुन चुका था। उसके दिमाग में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का लहजा गूंज रहा था और इन सब से अलग उसके कानों में चौधरी खलीकुज्जमा, जहीरुद्दीन लारी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और मुस्लिम लीग के दूसरे जादू बयान मुकर्ररों की आवाजों से बसी हुई थी। इसलिए थोड़ी देर के बाद वे पंडित नेहरू और अबुल कलाम आजाद और चौधरी खलीकुज्मा और आचार्य नरेंद्र देव गर्ज की सब कुछ बन गया। यह लोग एयली गेली तो बोलते नहीं थे, इसलिए गला साफ करके वे उर्दू बोलने लगा। बिरादरान इस्लाम, वालेकुम सलाम, उसने तकरीर शुरू की। वालेकुम सलाम। तमाम हज्जामों ने एक साथ जवाब दिया। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंट हुआ पड़ा, इसलिए मेरे को पढ़ने में दिक्कत हुई। अब्दुल अलीम हज्जाम बिल्कुल सिपटा गया, क्योंकि बनारस के किसी जलसे में अब तक मुकर्रर के सलाम का जवाब यूं बा जमात और बा आवाज बुलंद नहीं दिया गया था। उसने अपनी ऊंची देवार की टोपी को सीधा कर लिया। मैं ई कहे, उसने गला साफ किया, मैं ई कहना चाहता हूं कि हम लोग जानवर नहीं हैं कि मियाँ लोग चाहे जहां वहां हाँक दें। ये एक सैफुनिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरी बिरादरी की नाक का मामला है। यह मामला में चुप रहना डूब मरे की बात है। नाराए तकबीर। उसका ख्याल था कि नाराए तकबीर के जवाब में सारी बिरादरी गला फाड़कर अल्लाह अकबर कहेगी। चुनाचे वह चुप भी हो गया, मगर बिरादरी तो बकर बकर उसका मुंह देख रही थी, क्योंकि बिरादरी को यह मालूम नहीं था। बिरादरी तो बोल मोहम्मदी या हुसैन के अलावा कोई नारा ही नहीं जानती थी। तो मतलब सांप्रदायिकता की आग से ये गांव अभी भी बचा हुआ था। हम गरीब बिरादराने इस्लाम की इज्जत की खातिर तो कायदे आजम पाकिस्तान बनाए की फिक्र में हैं और राजा महमूदाबाद गांव गांव घूम रही हैं। इन्हीं 4 दिन पहले चौधरी खलीकुज्जमा आए रहे। वो बताइन की, ए भैया, तोरे चौधरी को सैफुनिया की बात कौन बताइस। चौधरी बीच में ही टोक पड़े। उसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कोई और चौधरी उसकी चौधराहट में टांग अड़ाए। तो यहां जो मेहमान था वो कुछ और बात कह रहा है और चौधरी साहब कुछ और समझ रहे हैं। हाँ, और का हमारे चौधरी तक खलीफा नूरुल हसन हैं। एक और नौजवान बोला, जो चौधरी की नवासी से शादी करना चाहता था। फिर सारी बिरादरी ने इस बहस में हिस्सा लिया। मेहमान होने के मानी ये हरगिज नहीं कि वे गांव की बिरादरी के मामलात में गड़बड़ करें। अब्दुल अलीम गड़बड़ा कर बैठ गया। चौधरी ने गुस्से में पंचायत खत्म कर दी। रहीम बिरादरी का मुंह देखता रह गया, क्योंकि पंचायत के इतिहास में ये पहली घटना थी जो फैसला किए बिना उठ गई थी। वह अब्दुल अलीम को लेकर घर चला गया। सैफुनिया भात पसा रही थी। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी आग ताप रही थी। पंच लोग का कहीन, सैफुनिया की मां ने पूछा। पंच लोग कुछ ना कहीन, रहीम ने कहा। ई हरामजादी के कारण हम कहीं मुंह दिखाए लायक न रह गए। उसने सैफुनिया को पीटना शुरू किया। मां ने बीच बचाव करना चाहा तो रहीम उसे भी मारने लगा। दोनों औरतें उसे गालियां देने लगी। तो ये संस्कार पुरुषों के, हमारे भारतीय पुरुषों के हैं। बहन को भी पीटना और साथ साथ मां को भी पीटना बीच बचाव करने के लिए। जितनी देर वे उन्हें मारता रहा, अब इसे हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा प्लीज, यहां भारतीय पुरुषों की मानसिकता के ऊपर बात हो रही है। जितनी देर वे उन्हें मारता रहा, उतनी देर में 20 बार तो उसका जनाजा निकला। 20 बार उसके बदन में कीड़े पड़े। गरज की उसकी दुर्गत बन गई, मगर वह उन दोनों को पीटता रहा। अब्दुल अलीम ने 2-1 बार बीच में कुछ कहना चाहा, लेकिन रहीम ने उसे बोलने ना दिया। इसलिए वह तो कैंची की एक सिगरेट सुलगाकर
दालान में पड़े हुए बंस खट पर बैठकर सैफुनिया की तरफ देखने लगा, जिसका कुर्ता तार तार हो चुका था। रहीम जब सैफुनिया और उसकी मां को मारते मारते थक गया तो उन्हें मोटी मोटी गालियां देता हुआ घर से निकल गया। उसके जाने के काफी देर बाद सैफुनिया अपने बाप की 7 पीढ़ियों को गाली देती रही। जब गालियों का खजाना खत्म हो गया या दोहराने तिहराने की वजह से रूखा सैठा हो गया तो उसने अब्दुल अलीम की निगाहों की चुभन महसूस की। उसने तुरंत ही अपना बदन समेट लिया। अब्दुल अलीम दूसरी तरफ देखने लगा। सैफुनिया कोठरी में चली गई। उसकी मां अब्दुल अलीम को अपनी सास और ननद की आवारगी की मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। और अब ऊ हरामी का जना यहां से सीधा फुन्नन मियां की हाँ गया हुई है। तुम्हें इतना मालूम ना हुई है ना कि ऊ फुन्नन मियां का लड़का है। सैफुनिया की मां ने यहां लाकर तान तोड़ी, लेकिन उसकी बात दिल लगती नहीं थी, क्योंकि फुन्नन मियां उम्र में रहीम से केवल 6 या 7 साल ही बड़े थे। खैर, वह रहीम के बाप रहे हो या ना रहे हो, सैफुनिया की मां का यह ख्याल ठीक था कि रहीम फुन्नन मियां के घर ही गया होगा। वह उन्हें बताना चाहता था कि उसके मेहमान ने सब गड़बड़ कर दिया, मगर फुन्नन मियां उसे घर पर मिले ही नहीं। मुमताज ने उसे बताया कि वह कहीं गए हुए हैं। तो अब वे कहाँ गए हैं फुन्नन मियां, ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए और कमेंट सेक्शन में मेरा मार्गदर्शन भी करते रहिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे देते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।